Everybody, how are you all? I hope you all are doing great and staying absolutely fit and fine. So, welcome to our YouTube channel, Incredible Abhishek. तो जहाँ तक हमने कल टॉपिक किया था, लाइक फ्रॉम 14 to 18 एंड सम बेसिक थिंग्स अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स, तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, ये हमारा पार्ट 2 है, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं 19 to 24 तक आज कवर करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर माई नॉलेज वॉट एवर आई हैव गॉट, एंड जो भी है आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, है ना. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS EAPF एग्जामिनेशन, देन इट विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन, है ना. तो बेसिकली मैंने पहले डिसाइड किया था कि 19 से 22 तक करेंगे, बट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया बिकॉज जो आर्टिकल 32 है हमारा वो थोड़ा सा लेंदी है ना. तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम आज 2 आर्टिकल ज़्यादा पढ़ लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है हमारा वो बताता है राइट टू फ्रीडम को, है ना. तो बात करिए अगर आर्टिकल 19 की, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, है ना. जो आर्टिकल 19 है सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन पे ही सस्पेंड हो सकता है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबिलियन. ठीक है. आर्म्ड रिबिलियन पे ये सस्पेंड नहीं हो सकता. ठीक है. अब हम आते हैं कि भैया आर्टिकल जो 19 है, इसके अंदर हमारे पास 6 राइट्स दिए जाते हैं. ठीक है. तो भैया वो 6 राइट्स कौन कौन से हैं हम एक एक करके देखेंगे. पहला जो है हमारा दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस इज़ योर फर्स्ट वन. आर्टिकल 19(1) इज़ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मतलब कि बोलने का फ्रीडम. आई कैन प्रोटेस्ट, आई कैन स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई कैन स्पीक अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हु इज़ नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर मैनर, है ना. लेकिन अगेन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को गाली दे दो, है ना. ये जो राइट है मुझे किसी स्टेट या फिर पब्लिक ऑफिस के खिलाफ दी गई है. ठीक है. जो हमारा मीडिया हो गया या फिर न्यूज़पेपर का राइट इसी के अंडर आता है. ठीक है. हाउएवर स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन. जो हमारा स्टेट है इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. ठीक है. अब किस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो लगाएगा भाई. मतलब द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन विच इंटीग्रिटी हो गया हमारे देश का, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री हो गया, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस फॉर पब्लिक ऑर्डर, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन, मतलब इंसाइटमेंट ऑफ ऑफिस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो ये हमारे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि स्टेट जो है वो लगा सकता है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्चुअली यहाँ तक कह दिया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इंक्लूड फ्रीडम नॉट टू स्पीक समथिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं बोलना किसी के बारे में भैया, तो मैं उस पर मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता. ठीक है. अगर मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोलना चाहता तो नो वन कैन फोर्स मी कि भैया तुम उसके खिलाफ़ बोलो. ये चीज़ भी इसके अंडर आती है. राइट टू वोट भी इसी के अंडर आ जाता है हमारा, कि मैं जिसको चाहूँ उसको वोट दे सकता हूँ. ठीक है. सो दिस इज़ योर आर्टिकल 19(1). ठीक है. वही है फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी के अंडर आ जाता है. न्यूज़पेपर हो गया आपका, है ना. राइट टू टेलीकास्ट दैट गवर्नमेंट हैज़ नो पॉलिटी मोनोपॉली ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना. मीडिया हो गया आपके क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, इसी के अंडर आता है. ठीक है. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ देयर. ठीक है. एंड योर राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स. ठीक. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर आर्टिकल 19(2), है ना. तो इसमें क्या बोला गया है, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ असेंबलेंस. ठीक है. फ्रीडम टू असेंबल. द स्टेट गारंटीज एवरी पर्सन द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना, बिना हथियार के यू कैन असेंबल. तो अभी हमारे जैसे किसान भाई जो थे, फार्मर प्रोटेस्ट जो हमारा चल रहा था, है ना, जो अभी इलेक्शंस हुए हमारे, लाइक यूपी में हुआ, गोवा में हुआ, और भी अदर प्लेसेस पे हुए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इकट्ठी हो रही थी. ठीक है. बट यहाँ पर भी जो हमारा स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. ठीक है. व्हेन इट इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री एंड पब्लिक ऑर्डर. ठीक है. यहाँ पर भी जो है हमारा जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो एज यू कैन सी मेंशन्ड हियर दैट भाई अनआर्म्ड होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, वॉयलेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो
ये है। उसके बाद मैं मूव ऑन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, असेंबलेंस ऑफ 5 और मोर पर्सन्स बिकम्स अनलॉफुल इफ़ ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप जनरली नहीं देखेंगे एग्जामिनेशन में, इतना डीपली पूछते हुए नहीं देखेंगे। बट फर्दर यू कैन रीड इट आउट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है दैट टू रिस्ट्रिक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, ठीक है, या फिर टू फोर्स समवन टू एन इलीगल एक्ट, टू थ्रेटन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। आप किसी को धमका तो नहीं सकते हो भैया, ठीक है। राइट टू असेंबलेंस में ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप जाके किसी को धमकी दो, गुट बना के जाओ, है ना। दिस इज़ द थिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं योर आर्टिकल 19(3), है ना। तो हमारा आर्टिकल 19(3) क्या कहता है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जो हमारा कॉलेजेस थी उस पे हम लोग यूनियन बनाते थे, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग होते थे कि भाई ये ग्रुप है तो ये करेगा, है ना, ये ग्रुप है ये करेगा, ये कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा गेम सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम वेरियस चीज़ों को मतलब एसोसिएशन बनाते थे, ठीक है। जैसे कि हमारा युवा नेता वगैरह जो एसोसिएशन वगैरह चलता है अभी, ठीक है, तो इट कम्स अंडर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, ठीक है। लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं कर सकते अपन कि अब मान लो कि कोई यूनियन बनी है और उसमें मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो मेरे को कोई फोर्स भी नहीं कर सकता, है ना, कि भैया आप इस यूनियन में ज्वाइन करो। नो वन कैन फोर्स मी, है ना। तो लेट मी चेंज द स्लाइड, ये रहा, ठीक है। तो उसमें कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता। अब ऐसा भी नहीं कर देना आप लोग कि भाई चलो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। तो यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, है ना। इफ़ आई गिवन अ स्टेटमेंट टू दैट, द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस और पब्लिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन, इसाइटमेंट एंड ऑफेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिंपल, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भैया फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो ये है, ठीक है। कंटिन्यू विथ एसोसिएशन हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद सोवर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी हमें बनाए रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यही चीज़ है, तो यू हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, समथिंग लाइक दैट, कि भैया कुछ जो है वो देश के हित में ना हो, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देयर यू गो, दिस इज़ द आई हैव मार्क्ड हियर। इसको आप रीड कर लेंगे एक बार। नो राइट टू स्ट्राइक, हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग एंड नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, है ना। नाउ कम टू आर्टिकल 19(4), दैट व्हाट इज सेज कि राइट टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, और यू कैन से फ्रीडम टू मूव फ्रीली। तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट टू स्टेट और विद इन स्टेट, ठीक है। कोई भी रोक टोक नहीं है। जैसे कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई एम फ्रॉम बिहार, तो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम बिहार टू मध्य प्रदेश, सो दिस इज़ द थिंग। तो कहीं भी ट्रैवल आप कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीली विदाउट एनी रोक टोक, है ना। लेकिन अब यहाँ पर भी एक चीज़ है कि मान लो आपको कोरोना हुआ है, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन स्टेट में ले जाओ, है ना, कि आपको कोरोना हुआ है और तुम बोलो कि भैया मेरे पास तो फ्रीडम टू मूव है ना, फ्रीडम टू मूव फ्रीली है, हमने पढ़ा है भैया आर्टिकल 19(4) में। तो ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि आपको कोई ऐसा डिजीज़ है जो आपकी वजह से फैल सकता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो आपको स्टेट रोक सकता है, ठीक है। द राइट कैन ऑल्सो भी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी, और फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जहाँ पर आपका जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। इफ़ यू नो अबाउट अंडमान एंड निकोबार, तो वहाँ पर कुछ सालों पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट एंड ईयर, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं है, 4-5 साल पुराना ही है। तो वहाँ पर एक मतलब फॉरेनर शायद घूमने चले गए थे, एंड दे वांटेड टू इंटरेक्ट द पीपल ओवर देयर, ठीक है, जो वहाँ पर के ट्राइब्स के थे। तो उसी इंटरेक्शन में उनकी जान चली गई थी, बिकॉज वहाँ के लोग इतने घबरा के उनको देखकर
कि घबराहट में जान ले ली उनकी। सो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। तो उसके बाद मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मोराल्स, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है ना। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप जस्ट रिवीजन करते रहिए एंड यू गेट टू नो कि भाई बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, है ना। इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव इनसाइड कंट्री, आर्टिकल 19, एंड एक्सटर्नल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 21। आगे मैं डिस्कस करूँगा इस चीज़ को, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ओके, चेंज कर लेते हैं इसको, देयर यू गो। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आर्टिकल 19(5), ठीक है। इंडिया के सिटीजन इस देश के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं भैया, बिल्कुल, है ना। टेम्पररी या फिर परमानेंटली, बोथ। अब जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, है ना, बट मुझे मध्य प्रदेश भी अच्छा लगता है, सो आई हैव अ हाउस ओवर हियर, है ना। तो बेसिकली ये चीज़ है कि आप देश के किसी कोने में रह सकते हैं, टेम्पररी भी और परमानेंटली भी, ठीक है। उसके बाद ऑल दो रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। बिल्कुल वही चीज़ फिर से है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, है ना। दिस इज़ द थिंग। क्या हो गया भाई वसीम जाफ़र को? वसीम जाफ़र साहब की एक और बात है कि भैया ट्रोल करते रहते हैं लोगों को। अभी इन्होंने अभी ट्रोल किया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्या नेम है उनका, तो वही न्यूज़ आता रहता है। तो ओके, कम बैक टू द टॉपिक। तो दिस इज़ द थिंग, in many parts of the country the tribes have been permitted to regulate their property rights in accordance with the contrary rules and law। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, है ना। ये रहा 19(6), फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू कैरी or any trade or any kind of profession occupation provided the trade or occupation is not legal, है ना, लीगल इलीगल ना हो या फिर इमोरल ना हो। लाइक ऐसा नहीं कि अफीम गांजा का धंधा करने लग जाए अपन अब, है ना। दिस इज़ द थिंग कि भैया, और एक और चीज़ है, मैं एग्जांपल लेकर कर समझाऊँ आपको कि भैया आपको डॉक्टर बनना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है आपको, है ना। अब गवर्नमेंट पूछेगी कि डिग्री है तुम्हारे पास, तो बोलोगे नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते डॉक्टरी। दिस इज़ द थिंग, है ना। So also the law does not prevent the state from making law related to technical or professional qualifications required for protecting the occupation or trade. Simple, ठीक है। All means earning one's livelihood, ठीक है। तो स्टेट इन चीज़ों के लिए एम्पावर्ड है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। नेसेसरी है प्रैक्टिस करने के लिए प्रोफेशन, है ना। डॉक्टर वाला एग्जांपल हो गया अपना, एंड एनी बिजनेस एंड ट्रेड वेदर एक्सक्लूजन कंप्लीट सिटीजन्स अदरवाइज, है ना। उसके बाद जो चीज़ है कि it does not include right to carry on a profession or business or trade occupation immoral or dangerous, जो मैंने आपको बताया कि भैया इलीगल इमोरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट जो होता है उसको एब्सोल्युटली जो है जो है रोक सकता है रेगुलेट करने से, है ना। थ्रू लाइसेंसिंग के प्रोसेस के थ्रू ये आपका रोक सकता है, ठीक। तो ये थे हमारे टोटल आर्टिकल 19 के 1 से लेके 6 तक, है ना। अब आर्टिकल 20 की बारी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए भाई, मूविंग टू आर्टिकल 20, ठीक है। ये आ गए हम आर्टिकल 20 के ऊपर। सो और आर्टिकल जो है हमारा 20 जो है, तो इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, फॉर ऑफेंसेस, सॉरी। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहला है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग नो एक्स पोस्ट या फिर फैक्टो लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा डबल जियोपॉडी, एंड तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ, बाकी स्टेटमेंट्स तो आप खुद पे पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग, जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, इसको हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है जनरली कि मान लो कि मैंने क्राइम किया, ठीक है, मैंने क्यों, आपने क्राइम किया मान लो, चलो छोड़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही क्राइम कर देता हूँ। तो आज तारीख कितनी होगी भाई, तारीख आज जो भी तारीख है, मान लेते हैं कि आज हो गई हमारी 28 तारीख, ठीक है। तो 28 तारीख हो गई हमारी, तो 28 तारीख को मैंने किसी को मार दिया,
ठीक है, उसकी सज़ा है मैक्सिमम 5 साल। जिसको मैंने मारा है उस मारने की सज़ा है 5 साल। बट कल तारीख हो जाएगी 29, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया 29 तारीख को कि उस सज़ा को जो 5 साल पहले सज़ा थी अब वो 10 साल कर दी गई है। बट मुझे जो सज़ा होगी वो 5 साल की होगी, ठीक है। जो सज़ा पहले थी वही मिलेगी। हाँ, अगर मैंने 29 को किया होता क्राइम तो मुझे जो नई नई वाली सज़ा है ना 10 साल वाली वो मिलती, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल मैंने बैठे बैठे सोचा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। तो ये चीज़ सिंपल यहाँ पर लिखी है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन और एक्ट नॉर सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, है ना। तो ये सिंपल चीज़ वही जो मैंने बताया आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, वही चीज़ में लिखी हुई है, ठीक। कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पर्सन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये आपके साथ में डिस्कस करूँगा, है ना, आगे। शायद 21 में पढ़ने के लिए मिलेगा हमें ज़रूर। तो नेक्स्ट वन इज़ योर नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा। ऐसे गंदे गंदे एग्जांपल से बनाता रहता हूँ लेकिन समझ में आने के लिए अच्छा है ये एग्जांपल, है ना, याद रहेगा आपको। द थिंग इज़ कि हाँ चलो एग्जांपल लेते हैं कि मैं अगर किसी की टांग एक बार तोड़ देता हूँ, चलो टांग तोड़ दिया इस बार मैंने, है ना। तो अगर मैंने किसी की टांग एक बार तोड़ी तो एक बार ही मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेट से कि भाई 5 साल सज़ा है उसकी, ठीक है। और मान लो कि दूसरी बार फिर से कर देते हैं, टांग तोड़ देते हैं उसकी, तो फिर से 5 साल मिलेगी। तो उसके लिए दूसरी बार टांग तोड़नी पड़ेगी, है ना। मतलब पहली बार टांग तोड़ी तो 5 साल की सज़ा, दूसरी बार टांग तोड़ी तो फिर 5 साल की सज़ा। लेकिन हम जब तक दूसरी बार टांग नहीं तोड़ देते हैं तब तक हमें 5 साल की सज़ा नहीं मिलेगी। दैट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, सिंपल, है ना। बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल फॉर बॉडीज इन जुडिशियल इन नेचर, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या ये दोनों हमारे कवर हो चुके हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ योर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब ये क्या कहता है भाई, तो ये कहता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। आप नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलें या फिर प्रोहिबिशन लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात बराबर ही है कि भाई मैं अपना खुद का गवाह नहीं बन सकता, ठीक है। कि दिस इम्प्लाइज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शुड बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू बियर विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, है ना। सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया तो मैं खुद का गवाह नहीं बन सकता। दैट इज़ रिटन ओवर हियर, ठीक है। किसी भी तरीके से, बाय ओरली और डॉक्यूमेंट्री, है ना, मैं खुद का गवाह नहीं बन सकता। सो दिस इज़ योर आर्टिकल 20। नाउ मूविंग टू योर आर्टिकल 21, है ना। आई होप आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि आर्टिकल 352 जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इसमें कौन कौन से लॉ जो हैं बच जाते हैं, सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आई होप आपको याद होगा। अगर याद नहीं है देन गो वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड यू विल फाइंड द आंसर, ओके। चलिए इसको इरेज किया जाए, ओके चलिए। तो भाई आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा, तो आर्टिकल 21 सिंपली कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अगर सीधी सीधी भाषा में बोलूँ इसको तो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ, कानून बना के आपकी पर्सनल लिबर्टी लाइफ ली जा सकती है, ठीक है। लॉ यानी कि योर पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर पास कर दे तो उससे हमारी लाइफ लिबर्टी ले सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट लॉ बना के हमारी लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी ले सकती है, लेकिन वो लॉ जो बना रही है वो फेयर होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम सब भैया ह्यूमन से हैं तो हमें जीने का अधिकार है एंड लिव विथ डिग्निटी नॉट विथ एनिमल एग्जिस्टेंस, है ना। हमें जीने का अधिकार है एंड वी लिव विथ डिग्निटी, प्राइड एंड नॉट एज अ एनिमल एग्जिस्टेंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस जो था 1978 वाला उसमें कहा था, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट हैज़
इंटरप्रेटेड द राइट टू लाइफ एज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, है ना। यहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। कभी कभी मैं इतना खो जाता हूँ कि मैं अंडरलाइन करना भूल जाता हूँ, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ ब्रीफ वे, इन अ एक्सप्लेन्ड वे, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। बाकी पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं। आई प्रोवाइड द PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड इट येट देन प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल, है ना। वहाँ पर सारी PDFs फॉर द क्वेश्चंस वगैरह भी हम डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना। ओके, तो डिग्निफाइड लाइफ का यहाँ पर क्या मतलब है, मैं वो बताना चाहूँगा। दैट एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, उसके लिए मुझे पानी चाहिए होगा, स्टेट हम मुझे पानी देगा। अगर शिक्षा चाहिए तो शिक्षा देगा। सिक्योरिटी ऑफ वुमेन चाहिए, अगर स्टेट मुझे देगी। मैं ह्यूमन हूँ, है ना, और मुझे पूरा राइट है अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ कराने में मेरी हेल्प करे, है ना। तो आर्टिकल 121 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, इफ़ यू सी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि अगर ये राइट होता और बाकी फंडामेंटल राइट्स नहीं भी होते ना, तो फिर भी सारे फंडामेंटल राइट्स को निकाल देते यहाँ से हम, ठीक है। विदाउट दिस राइट टू लाइफ, ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। एंड इट इज़ द आर्टिकल दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पुलिस स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ कम टू आर्टिकल 21A कि ये क्या कहता है। तो दिस आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, के द्वारा इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था। कब भाई, तो 2002 में, है ना। 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशनल टू ऑल चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 and 14, ठीक है। और ये जो राइट है ना, ये हमारे फॉरेनर के बच्चों के लिए भी है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर हैं तो। सेम चीज़ आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 योर DPSP में भी कहा गया है, जो कि अभिषेक सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो टू, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो मैंने, ओके, अगेन ही इज़ प्लेइंग विद मी। यही तो है यार जो खेलता है मेरे साथ, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। ओके, आर्टिकल 21A वी आर डिस्कसिंग ना, देयर यू गो, ठीक है। सेम चीज़ है, दैट स्टेट शैल ड्यूटी एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू अ चाइल्ड। तो ये अलग अलग हैं, आर्टिकल 51A में भी है, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट रिकोगनाइज दैट राइट टू फ्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21, है ना। ये आप याद रखेंगे, 1993। ओके, नाउ मूविंग फर्दर विथ आर्टिकल 22। ओके, तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, ठीक है। हमने कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन का कुछ पढ़ा था पहले, तो उसमें को जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 22 डील्स विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। मान लो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। अब दो तरह की डिटेंशन हो सकती है हमारे पास। पहला होता है प्यूनेटिव और दूसरा होता है प्रिवेंटिव, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो प्यूनेटिव डिटेंशन में क्या होता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया तो मुझे जेल हो जाएगी, ठीक है। और प्रिवेंटिव में क्या होता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैं क्राइम कर सकता हूँ, और ये मतलब इसलिए होता है कि क्राइम ना हो, है ना। इफ़ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आई कैन डू समथिंग, है ना, तो इसके लिए होता है कि वो क्राइम ना हो, ठीक है। एंड दिस आर्टिकल इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, है ना। द आइडिया बिहाइंड दिस राइट इज़ टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, नाउ आर्टिकल 21 का फर्स्ट वाला जो है वो क्या कहता है, दैट अगर आपको अरेस्ट किया गया, कर लिया मान लो, ठीक है, तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा अरेस्ट क्यों किया है, ठीक है। दे हैव टू प्रोवाइड रीजनेबल थिंग, दे हैव टू गिव अ रीज़न, ठीक है। और आपको अपने वकील से बात करने की भी राइट है उसमें। तो ये प्यूनेटिव केस के लिए है, जो प्यूनेटिव केस हमने डिस्कस किया ना यहाँ पर, ये इसके लिए है, ठीक है। और 22 के सारे प्यूनेटिव के लिए ही हैं। ओके, नाउ कम टू योर पार्ट 2, 22 पार्ट 2। ओके, 22 का 2 बोल लो यार, पार्ट 2 वो तुम उधर ना चले जाना सिटीजनशिप में। चलो, तो राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़ फर्दर डिटेंशन। ओके, तो हमारा 22वां का जो दूसरा है वो क्या कहता है कि अगर आपको पकड़ लिया गया तो ऐसा नहीं है कि जेल में बैठा के रखेंगे आपको, ठीक है।
24 मतलब कि 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज़ योर जज के सामने करना पड़ेगा आपको पेश। फिर वहाँ पुलिस बोलेगी कि साहब इसने ये क्राइम किया है और इसकी छानबीन करनी है, ठीक है। फिर वहाँ से जज साहब लेट से 10 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में देंगे पुलिस को, और जज साहब ने अगर बेल दे दी तो आप हो जाएंगे आज़ाद। बट इसमें प्रॉब्लम है कि सैटरडे और संडे लीव होती है, तो अगर फ्राइडे को पकड़ लिया गया तो 3 दिन निकालने पड़ेंगे भैया जेल में, सीधा मंडे को ही खुलेगा जेल फिर आपके लिए, है ना। तो दिस द थिंग, तो अगर क्राइम व्राइम हो तो देख लेना यार, सैटरडे संडे का संभाल लेना मतलब पहले कर लेना यार। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, है ना। तो दिस इज़ द थिंग कि आपका डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, बोथ सिटीजन एंड सिटीजन्स, मैंने आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सीडेड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड, तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, है ना। 22(3) जो है हमारा, अरे कहाँ चला गया 22(3), ओके शायद वो मैं इंक्लूड नहीं किया है, इट्स माई फॉल्ट। ओके, आई इंक्लूड इट इन द PDF। मैं आपको समझा देता हूँ दैट नो इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यही वाला सेम चीज़ है, सॉरी बिल्कुल है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो नो इंडिविजुअल हैज़ बीन अरेस्टेड एंड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन अ पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज़ योर जज, बट ये एप्लीकेबल नहीं है तीनों पे ही, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर एनिमी अलायंस, जो इंडियंस नहीं है, मान लो पाकिस्तान वाला यहाँ के पकड़ा गया, ठीक है, तो उसके पास ये राइट नहीं होगी, ठीक है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़े गए हैं उसके पास भी राइट बिल्कुल नहीं होगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैंने बताया था आपको कि जो इम्प्रिजमेंट होती है विदाउट एनी ट्रायल होगी, कि आपको पकड़ लिया गया इफ़ दे आर हैविंग आइडिया कि भाई आप कुछ करने वाले हो, ठीक है, अभी आपने तक कुछ किया नहीं है बट आप कुछ करने वाले हो, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, बिना किसी केस के, बिना सबूत के, बिना जज के आगे पेश किए हुए, ठीक है। और वो भी 3 महीने तक अरेस्ट किया जा सकता है आपको, और 3 महीने ज़्यादा भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एडवाइजरी बोर्ड बैठता है और वो कहेगा कि भैया इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन और लंबा कर दो, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, वो 3 मंथ से ज़्यादा भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। दैट इज़ रिटन ओवर हेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक मिनट, ये जो है लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू करा रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ें इन सब चीज़ों को तो आपको ईज़िली समझ में आ सके, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आर्टिकल 23। ओके, आर्टिकल 23 क्या कहता है भैया कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी जो होती है, बाउंडेड लेबर कहते हैं हम उसे, है ना। ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना, मेल चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो सब तरह की बैन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक मिनट में चेक कर लूँ। ओके, आर्टिकल 24 इज़ देयर। चलिए भैया, मुझे लगा कि मैंने 24 भी इंक्लूड, ऐसा तो नहीं कि मैंने छोड़ दिया उसको भी, भुलक्कड़ हो गया मैं थोड़ा बहुत आजकल। चलिए, तो द थिंग इज़ कि बंधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि भैया ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स लाइक फोर्स ऑफ लेबर एंड प्रोहिबिटेड, जो है जो सारे जो है ना, बेगर्स वगैरह हो गए, लाइक सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स ना, आर प्रोहिबिटेड एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस एंड पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। अब BSF ने लाइक 56 यूपी बिहार के लोगों को पकड़ा था, ठीक है, पंजाब में, जहाँ फोर्सफुली नशा देकर काम करवाया जा रहा था सुबह शाम, है ना, बाउंडेड लेबर। ये काफ़ी पुरानी बात हुई, काफ़ी क्या पुरानी, मतलब 6-7 साल पहले की बात है कि BSF जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, थैंक्स वेरी वेरी थैंक्स टू देम, कि 56 यूपी बिहार के लोगों को उन्होंने पकड़ा था पंजाब में, ठीक है। सुबह शाम उनसे फोर्स लेबर करवाया जा रहा था नशा दे के, कहीं कहीं 4 पुश्तों तक, मतलब भट्टों पे आप देखेंगे कि काम बंधुआ मजदूरी चल रही होती है, लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मालिक ने बोल के रखा है कि भैया पहले कर्जा लिया था तो आज ब्याज पूरा करो उसका, है ना। दिस इज़ द थिंग। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबर, ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, है ना। तो ये ओके, यहाँ लाइट चली गई, UPS पे आ गया अभी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें,
हाँ, तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि भैया जो स्टेट है आपको अपनी कंपल्सरी सर्विस के लिए बुला सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस टू पब्लिक पर्पसेज एंड imposing in such service that state shall not make any discrimination on grounds of religion, caste, sex or any of them, है ना। तो स्टेट जो है कभी भी आपको कंपलसरी सर्विसेज के लिए बुला सकता है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस भी हो सकता है, सोशल सर्विस भी हो सकता है ना। एंड विच इज़ इट नॉट बाउंड टू पे भी नहीं कर सकती है आपको, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, है ना, ये मेंशन्ड है इसमें। तो बाकी आप पढ़ सकते हैं दैट इट इज़ लाइक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया था, स्लेवरी वगैरह, चिल्ड्रंस को इमोरल है ये सब करना, है ना। देन कम टू आवर आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 देयर, ठीक है। तो आर्टिकल 24 जो है हमारा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 says that no children below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, ठीक है। बाकी जगह कर सकते हैं जहाँ hazardous ना हो, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। दिस इज़ व्हाट इट वांट टू से ना, कि भैया जहाँ hazardous है मतलब या फिर माइन फैक्ट्री वहाँ नहीं कर सकते। बट 2002 में हमने क्या किया था कि राइट टू एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट 21A के तहत हमने देखा था, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में पास कर दिया, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो अपनी मतलब अच्छी शिक्षा ले। बट आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चे सिर्फ हजार्डियस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो दोनों जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कहीं ना कहीं, इफ़ यू सी। तो आपने देखा कि जो बिलो 24 ईयर्स माइन हजार्डियस एक्टिविटीज़ है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नाउ द थिंग इज़ कि भैया तो हमारी पार्लियामेंट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में पास कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोई बच्चा सिर्फ हजार्डियस इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि 14 साल से कम का अगर बच्चा है तो किसी भी तरह का काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। और अगर करता है तो उसे एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है। बट जो हमारी अब देखेंगे आप कि आजकल फिल्म बन रहा है, मुन्नी उन्नी को पाकिस्तान वकिस्तान छोड़ के आ रहे हैं सलमान सर तो फिल्म और जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ना, उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, आर्टिकल 24 तक हमने आज कंप्लीट किया। तो एक्चुअली लाइट भी चली गई है एंड इट लाइक माई यूपीएस इज़ बीपिंग कंटिन्यूसली। तो आज यहीं तक करते हैं, वैसे प्लान भी यहीं तक था करने का। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा ऑन योर टेलीग्राम। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम देन प्लीज़ डू फॉलो। आप फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, वी आर हैप्पी टू आंसर देम, है ना। सो कीप वर्किंग हार्ड। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे, है ना। चलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।